दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मुल्क ऐसा भी है जिसका जिक्र कुरान से लेकर बाइबल तक होता है, जहां से दुनिया की पहली एम्पायर बनी थी और जहां के लोगों ने साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी में ऐसी बुनियाद रखी जो आज तक चल रही है, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है ईरान की, एक जमीन जो कभी पर्शिया के नाम से जानी जाती थी और जहां से साइरस और डैरियस जैसे बादशाह ने दुनिया को अपने घुटनों पर झुकाया। लेकिन यही मुल्क बाद में रेवोल्यूशन, सैंक्शंस और न्यूक्लियर क्राइसिस का मरकज भी बना। एंशिएंट पर्शिया और ग्रेट एम्पायर्स। दोस्तों, ईरान की कहानी शुरू होती है 2500 साल पहले से, जब दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल एम्पायर की बुनियाद यहां रखी गई, अकेमेनिड एम्पायर। साइरस द ग्रेट दुनिया का पहला एम्परर। 6th सेंचुरी BCE में एक लीडर उभरता है, साइरस द ग्रेट। इसने ना सिर्फ ईरान को यूनाइट किया, बल्कि एक एम्पायर बनाया जो इंडिया से लेकर ग्रीस तक फैला हुआ था। इस एम्पायर को हम कहते हैं अकेमेनिड एम्पायर। साइरस को दुनिया द किंग ऑफ किंग्स के नाम से जानती थी। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ह्यूमन राइट्स का पहला चार्टर। जी हां, जो सिलेंडर आज भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा है, उसे दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। डैरियस और पर्सिपोलिस। साइरस के बाद आता है डैरियस द ग्रेट। इसने एम्पायर को और ज्यादा एक्सपैंड किया और एक नया कैपिटल बनाया, पर्सिपोलिस। यह शहर एक तरह का कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब था, जहां दुनिया के हर कोने से लोग आकर ट्रिब्यूट देते थे। डैरियस ने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, सैट्रपीज यानी प्रोविंसेस, एफिशिएंट टैक्स सिस्टम और एक रोड नेटवर्क जिसे रॉयल रोड कहते थे। यह सब सिस्टम आज भी मॉडर्न गवर्नेंस की फाउंडेशन माना जाता है। पर्शिया वर्सेस ग्रीस, द पर्शियन वॉर्स। लेकिन हर एम्पायर को एक राइवल मिलता है। पर्शिया का राइवल बना ग्रीस। 490 BCE में बैटल ऑफ मैराथन और फिर बैटल ऑफ थर्मोपाइली और सलामिस ने दिखाया कि ग्रीस छोटा होने के बावजूद पर्शिया के सामने खड़ा हो सकता है। इन वॉर्स में पर्शिया हार गया और ये एम्पायर के डाउनफॉल की शुरुआत थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट का हमला। 4th सेंचुरी BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया को डिफीट किया। पर्सिपोलिस जला गया और एक जमाने का सबसे पावरफुल एम्पायर कोलैप्स कर गया। लेकिन दोस्तों, एक बात क्लियर थी कि पर्शिया ने दुनिया को गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और टॉलरेंस के ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो रोम और बाद में यूरोप तक गए। आज भी साइरस को एक विजनरी रूलर माना जाता है। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट से सफाविद एम्पायर तक। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट। 7th सेंचुरी CE में एक और रेवोल्यूशन होती है। अरब मुस्लिम आर्मीज ईरान पर अटैक करती हैं और ससानिड एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। ईरान इस्लाम को अडॉप्ट करता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो सुन्नी इस्लाम नहीं, बल्कि धीरे धीरे शिया इस्लाम की तरफ झुकता है। पर्शियन कल्चर और इस्लाम। लेकिन ईरान ने सिर्फ इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसको अपना रंग दिया। पर्शियन लैंग्वेज यानी फारसी, आर्ट, पोएट्री सब इस्लामिक सिविलाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट बन गए। रूमी और हाफिज जैसे पोएट्स इसी जमाने के प्रोडक्ट्स हैं। मंगोल इन्वेजन्स। 13th सेंचुरी में मंगोल्स ने ईरान को तबाह कर दिया। सिटीज जल गए, मिलियंस लोग मर गए, लेकिन फिर भी पर्शियन कल्चर टिक गया और मंगोल्स ने धीरे धीरे इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। सफाविद डायनेस्टी, शिया इस्लाम का मरकज। 16th सेंचुरी में एक नई डायनेस्टी उभरती है, सफाविद एम्पायर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एम्पायर ने ईरान को एक शिया मुस्लिम स्टेट बनाया। शाह इस्माइल और शाह अब्बास जैसे रूलर्स ने ईरान को पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडेंटिटी दी जो आज तक चल रही है। शाह अब्बास के दौर में इस्फहान शहर एक जूल बन गया। आर्किटेक्चर, मॉस्क्स, पैलेसेस आज भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। सफाविद एरा ने ईरान को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट बनाया और उसकी डिस्टिंक्ट शिया आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रखा। कजार डायनेस्टी। 18th और 19th सेंचुरी में ईरान कजार डायनेस्टी के अंडर था। ये वीक रूलर्स थे जो रशिया और ब्रिटेन जैसे पावर्स के प्रेशर में आ गए। ईरान ने अपना बहुत सा टेरिटरी खो दिया, जैसे कॉकेसस रशिया को चला गया। ऑयल की डिस्कवरी। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ईरान में ऑयल डिस्कवर हुआ और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, ऑयल ने ईरान को एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बना दिया। ब्रिटिश और अमेरिकन ने एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी आज की BP के थ्रू ईरान के रिसोर्सेज कंट्रोल करने शुरू कर दिए। रेजा साहब पलवी। 1925 में रेजा साहब पलवी पावर में आए। ये एक मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने ईरान को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। रोड्स, रेलवेज, एजुकेशन रिफॉर्म्स सब कुछ मॉडर्न हुआ, लेकिन उनका रूल अथॉरिटेरियन था। मोहम्मद मोसद्देक और 1953 कूप। 1951 में एक डेमोक्रेटिक PM इलेक्ट होते हैं।
मोहम्मद मोसद्देक, उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। ये ब्रिटेन और अमेरिका को पसंद नहीं आया। 1953 में CIA और MI6 ने कूप ऑर्गेनाइज किया और मोसद्देक को हटा दिया। इसके बाद शाह पहलवी दोबारा फुल पावर में आ गए। शाह का मॉडर्नाइजेशन और बैकलैश। शाह ने 1960s और 70s में व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से मॉडर्नाइज किया, विमेन राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स, लेकिन साथ ही उनकी मोनार्की करप्ट और डिक्टेटोरियल होती गई और लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ता गया। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन से मॉडर्न ईरान तक। रेवोल्यूशन का शोला। 1970s तक शाह पहलवी की मोनार्की बहुत पावरफुल हो गई थी, लेकिन उतनी ही करप्ट और अथॉरिटेरियन भी। अमेरिका और वेस्ट के साथ शाह के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ईरानियन अवाम को लगता था कि उनकी कल्चर और रिलीजन इग्नोर किया जा रहा है। इस डिससैटिस्फैक्शन का फ़ायदा उठाया आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मैनी ने, जो एक रिलीजियस लीडर थे और एग्जाइल में रह रहे थे। उन्होंने मोनार्की के खिलाफ अवाम को इंस्पायर किया। 1979 में दोस्तों एक ऐसी रेवोल्यूशन हुई जो पूरी दुनिया को हिला गई। शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा और ख़मैनी ईरान लौट आए। ईरान ने खुद को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ये दुनिया का पहला मॉडर्न थियोक्रेटिक स्टेट था, एक ऐसा मुल्क जहां सुप्रीम अथॉरिटी एक रिलीजियस लीडर के पास थी। ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। रेवोल्यूशन के थोड़े ही दिन बाद स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी कैप्चर कर ली और 52 अमेरिकन्स को 444 दिन तक हॉस्टेज रखा। ये इंसिडेंट US ईरान रिलेशंस को ख़त्म कर गया। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और तब से लेकर आज तक ईरान और वेस्ट के रिलेशंस टेंस हैं। ईरान इराक वॉर 1980-1988। दोस्तों रेवोल्यूशन के सिर्फ एक साल बाद ईरान पर उसका पड़ोसी इराक अटैक कर देता है। सद्दाम हुसैन सोचता था कि ईरान वीक है और वो इस चांस का फायदा उठाकर टेरिटरी ग्रैब कर लेगा, लेकिन जो हुआ वो अलग था। ईरान ने 8 साल तक रेजिस्टेंस की और एक खूनी वॉर लड़ी जिसमें मिलियंस लोग मारे गए। ये वॉर ईरान के लिए एक सीक्रेट डिफेंस बन गई और आज भी ईरानियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट वॉर और सैंक्शंस। वॉर के बाद ईरान इकोनॉमिकली और सोशली वीक हो गया, लेकिन उसने अपना इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम मेंटेन रखा। वेस्ट के साथ रिलेशंस और खराब होते गए, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना शुरू किया, जिसे वेस्ट ने एक थ्रेट माना। सैंक्शंस और आइसोलेशन बढ़ता गया। रिफॉर्मिस्ट्स वर्सेस हार्डलाइनर्स। 1990s और 2000s में ईरान के अंदर एक डिवाइड हुआ। एक तरफ रिफॉर्मिस्ट्स जो चाहते थे कि ईरान थोड़ा लिबरल हो और वेस्ट के साथ रिलेशंस इंप्रूव करे, और दूसरी तरफ हार्डलाइनर्स जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक गवर्नेंस और एंटी वेस्ट स्टैंड्स मेंटेन करना चाहते थे। रिफॉर्मिस्ट जैसे मोहम्मद खतामी ने डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस की बात की, लेकिन फिर महमूद अहमदीनेजाद जैसे हार्डलाइनर्स आए जो ओपनली अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बात करते थे। अरब स्प्रिंग और सीरिया। 2011 के बाद जब मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग आया, ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। सीरिया में बशार अल असद को सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को फंड किया। इस वजह से ईरान एक रीजनल पावर बन गया, लेकिन उसका इमेज और कंट्रोवर्शियल हो गया। न्यूक्लियर डील 2015 में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। ईरान और वर्ल्ड पावर्स ने एक डील साइन की, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के अंडर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रेस्ट्रिक्ट करने का वादा किया और वेस्ट ने सैंक्शंस हटा दिए। ये एक होप थी कि ईरान और दुनिया के रिलेशंस बेटर होंगे, लेकिन 2018 में ट्रंप ने डील से एग्जिट कर लिया और सैंक्शंस दोबारा लग गए। इससे ईरान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ गया। मॉडर्न ईरान, आज का हाल। आज ईरान एक पैराडॉक्स है। एक तरफ वो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस का वारिस है, साइंस और कल्चर का पायनियर। दूसरी तरफ वो एक आइसोलेटेड और सैंक्शन्ड मुल्क है, जहां अवाम बहुत इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रही है। ईरान की पॉपुलेशन यंग है, मेजॉरिटी यूथ मॉडर्न सोच रखती है, इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करती है, लेकिन साथ ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज और अथॉरिटेरियन गवर्नेंस उनकी जिंदगी लिमिट करती है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट्स हुए। विमेन और यूथ ने वुमन लाइफ फ्रीडम का स्लोगन उठाया। ये प्रोटेस्ट्स दिखाते हैं कि ईरानियन सोसाइटी अंदर से चेंज की डिमांड कर रही है। ईरान का फ्यूचर। दोस्तों, ईरान के फ्यूचर के बारे में एक बात क्लियर है, ये मुल्क हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। एक तरफ अपना ग्लोरियस पर्शियन पास्ट, दूसरी तरफ एक इस्लामिक रिपब्लिक का प्रेजेंट। एक तरफ यूथ की मॉडर्नाइजेशन की डिमांड, दूसरी तरफ क्लर्जी और हार्ड लाइनर्स का कंट्रोल। ईरान की हिस्ट्री ये बताती है कि हर दफ़ा जब अवाम ने चेंज चाहा, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, चाहे वो मसादिक का ज़माना हो, 1979 की रेवोल्यूशन हो या आज के प्रोटेस्ट। और शायद अगले कुछ डेकेड्स में ईरान दोबारा एक नए चैप्टर की तरफ बढ़े।
दोस्तों, ईरान की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक मुल्क सिर्फ अपने रूलर्स से नहीं बल्कि अपने लोगों की हिम्मत और चॉइसेस से बनता है। पर्शिया का लेगेसी साइंस, फिलॉसफी और कल्चर में हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन आज का ईरान स्ट्रगल कर रहा है अपनी आइडेंटिटी के साथ। क्या वो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगा या फिर एक स्ट्रिक्ट थियोक्रेसी बना रहेगा? एक बात क्लियर है, अवाम के जज्बात और सैक्रिफाइसेस हमेशा एक नई सूरत में उभर के सामने आते हैं, और शायद एक दिन ईरान फिर से अपने ग्लोरियस पास्ट जैसा एक नए रोशन मुस्तकबिल का सफर शुरू करे।